हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम ABM एग्ज़ाम का रिवीजन करेंगे। होप आपको नोट्स साफ दिख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे 8279470702। इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज डालेंगे तो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। बेसिकली नोट्स एक शॉर्ट फॉर्म में है, तो हम आगे इसको फर्दर स्टडी करते हैं। अभी तक हम मनी सप्लाई के बारे में पढ़ चुके थे, इसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे। मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ पार्टली एक्सोजीनियस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड RBI एंड पार्टली एंडोजीनियस। देखो, मार्केट में क्या है कि मनी किस काम आता है सर्कुलेशन के, उससे ही आप कुछ खरीदते हैं, आप बेचते हैं। लेकिन अगर मनी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट और RBI मिलके डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कितना मनी एक टाइम पे होना चाहिए। तो वही क्या कहते हैं, मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, तो ये पार्टली एक्सोजीनस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, पार्टली एंडोजीनस मतलब डिमांड सप्लाई कितनी है। देयर आर 4 कॉमन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। तो पहला क्या है, नैरो मनी M1, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग। इन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगा दीजिए कि इन दोनों को मिला के जो है वो M1 कहलाएगा, और अदर डिपॉजिट विद द RBI। ठीक है, M2 क्या होता है, M1 और सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये सारा M2 में कहलाएगा। M3 में क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं, FD वगैरह वो सब। आपका जो FDR है वो क्या कहलाएगी, टाइम डिपॉजिट। M4 क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC को हटा के जो भी पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है वो सारा M4 में आ जाएगा। करेंसी विद द पब्लिक में क्या होता है, करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है और कैश हेल्ड बाय द बैंक, इसको माइनस कर देंगे। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, ऑल लाइबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड। जैसे मान लीजिए आप बैंक में कुछ पैसे की FD कर देते हैं, तो वो जब भी कस्टमर मांगेगा तो वो डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं आपके, FDRs, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह। सॉरी, डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जैसे कि आप कैश बैलेंस जो सेविंग या करंट अकाउंट में होता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में FD वगैरह RD वगैरह आते हैं आपके। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। इन्फ्लेशन किसे बोलते हैं, जब क्या होगी, क्या आपका मार्केट में सामान कम हो जाए और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगी, वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। मान लो, देखो पहले क्या था कि आप पुराने बुजुर्गों से सुनेंगे तो 1 रुपये में 1 क्विंटल गेहूँ आ जाती थी, और आज 1 रुपये में एक टॉफ़ी आती है ना। तो क्या हुआ है कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है समय के साथ साथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोल देते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन 2 तरह से होती है, या तो क्या हो, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। इस वजह से क्या है कि हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी कोरोना चल रहा है तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए भी उस किसी भी चीज़ की रेट में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर मान लो किसी चीज़ को बना के तैयार करने की कॉस्ट बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्सेस, मतलब क्या इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करेंगे, महंगाई कैसे नापते हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर माइनस बेस ईयर इंटू 100, और अपॉन में क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है। ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है। WPI, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, FII, फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और GDP डिफ्लेटर। ठीक है, ये 4 तरह के प्राइस इंडेक्सेस हैं जिससे कि गवर्नमेंट को पता लगता है कि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसमें क्या होता है कि कई सारी एक बास्केट बनाया होता है, बहुत सारी उसमें जो है आइटम्स हम ऐड कर लेते हैं, उनकी अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि महंगाई बढ़ गई है। इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ द ऑफिशियल इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज फॉर पॉलिसी डिसीजंस, मतलब जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं
गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो है WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन काम करता है। WPI अनाउंस्ड इन मंथली फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये जो है WPI हर मंथली चेंज होता रहता है। ये कुछ फिगर्स वगैरह दिए हुए थे, तो ये हमारे काम के है नहीं, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, पुराना कुछ डाटा है ये। द इंडिसेस फॉर द फूड ग्रुप एंड फ्यूल ग्रुप विल बी अनाउंस्ड ऑन वीकली बेसिस, मतलब देखो कच्चे दाम के तेल कम या ज़्यादा होते हैं तो उससे भी आपका फ्यूल का रेट चेंज होता है, तो वो वीकली अनाउंस होता है, ठीक है। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कंज्यूम बाय अ हाउस होल्ड। CPI क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, पॉपुलर नोन एज द कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। CPI से हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। 4 मेजर्स ऑफ CPI, मतलब अब CPI निकालने के 4 तरीके क्या हैं। एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर, कई बार एक क्वेश्चन ये भी आया है कि बैंकर्स का जो DA है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर कैलकुलेट होता है, ठीक है। कभी देखा होगा आपने, कभी DA बढ़ जाता है हमारा, कभी कम हो जाता है, तो वो इसी वजह से। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, रूरल लेबर्स और नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, 4 तरह के CPI होते हैं, उससे कैलकुलेट करा जाता है CPI, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? CPI IW कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बताता है, ठीक है। मेजर्स, 4 अमंग मेजर्स CPI, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैज़ अ ब्रॉडर कवरेज देन द अदर्स, मतलब जो CPI IW है उसको ज़्यादा माना गया है। सॉरी फ्रेंड्स, वाई डू द WPI एंड CPIs डिफर? क्योंकि क्या होता है कि वेटिंग पैटर्न दोनों में अलग अलग है। फर्स्ट वाला जो WPI है ये किससे रिलेटेड है? आपका ये फूड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड है, ठीक है। CPI इन इंडिया इज रिलीज बाय द लेबर ब्यूरो, ये एक थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। ये 1-2 बार ये पूछा गया है कि CPI कौन रिलीज़ करता है, तो लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंस 1943 द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक अपॉन इटसेल्फ द जॉब ऑफ कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ CPI, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1943 के बाद में खुद अपने हाथ में ले लिया है इसको मेजर वगैरह करने का, ठीक है। रॉ कोर्ट ऑफ, एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो ये नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, ये पुराने इंडेक्सेस वगैरह हैं कि कैसे कैसे CPI मेजर करते हैं, वो कभी नहीं पूछा गया है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है? कि इट मेजर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी, मतलब जो GDP डिफ्लेटर क्या बताता है कि जो वैल्यू ऑफ प्राइसेस हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे इकॉनमी में उसके, ठीक है। GDP डिफ्लेटर इज़ नॉट बेस्ड इन अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि इसमें क्या होता है, फिक्स बास्केट नहीं होती है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। इंटरेस्ट इज अ पेमेंट मेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज़ ऑफ सम ऑफ मनी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है? जो हम पैसा किसी से उधार लेते हैं अपना कोई काम करने के लिए, और उतने टाइम पीरियड में जब तक हम उस पैसे को रखते हैं तो उस के बदले हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है कि पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व, मान लो आपने अपने दोस्त को उधार दिया, मे बी वो वापस देगा या नहीं देगा, तो वो रिस्क है उसमें, ठीक है। पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व, ट्रबल्ड ऐसे हुई कि आपको कुछ ज़रूरी काम करना था और तब आप उस ज़रूरी काम को नहीं कर पाए, उस पैसे को आपने किसी को उधार दिया। प्योर इंटरेस्ट दैट इज़ द पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ मनी, मतलब इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने जो है आपका पैसा यूज़ करके अपना कुछ काम करा। JM कैनीज ने बुक क्या लिखी थी? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनीज। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जो है बताया गया है कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिमांड वगैरह पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारा पैसा हो तो आप क्या उधार लेंगे? नहीं लेंगे ना। जब आपको कुछ काम है और आपके पास पैसा नहीं है तभी आप उधार लेते हैं, ठीक है। JM कैनीज ने क्या बोलता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी थी। इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, JM कैनीज थ्योरी, क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड प्राइसेस इन्वर्सली रिलेटेड, ये मैं पहले भी आपको कह चुका था कि जैसे डिमांड और प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड है, ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइसेस क्या होते हैं? इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगी, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मनी डिमांड का फॉलोज फ्रॉम अबव दैट क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम।
मान लीजिए जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फिर आप क्या उधार लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो इसीलिए फिर डिमांड कर्व पे अफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी, ठीक है। मान लीजिए उधारी कोई नहीं ले रहा है, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अपने आप ही कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ मनी, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस एंड सप्लाई एज पर जेएम केनीज। तो जेएम केनीज ने यही बताया था कि जितनी जी मनी का अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एक दिया गया था हिग्स हैंसन थ्योरी। तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसमें डिटेल में, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इसने जो हिग्स हैंसन थ्योरी ने जो है ISLM कर्व दिया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मनी डिमांड कर्व डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर, मतलब जो डिमांड कर्व है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो नॉमिनल इनकम, मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना हो जाए, फिर आप कोई लोन लेना पसंद करेंगे, नहीं, आप सब चीज़ कैश में काम करेंगे। तो इसी तरह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फिर आप लोन कम लेंगे। एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन द बॉन्ड प्राइस इन द फ्यूचर विच इम्प्लाइज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। बॉन्ड प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे, तो उससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। ISLM कर्व जो है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताता है, ठीक है। LM कर्व क्या होता है, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। LM कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, LM कर्व कहाँ से मिला है, केनीज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से आया है, ठीक है। IS जो क्लासिकल थ्योरी है वो क्या बताती है, द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ और ईयर्स। मतलब बिजनेस साइकिल कैसी चलेगी उस सारे को सेवरल मंथ्स या ईयर्स में, तो वो या फिर बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। देखो जैसे कि टाइड्स होते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो इसी तरह बिजनेस भी होता है, कभी बहुत अच्छा चलेगा, कभी बहुत डाउन में चलेगा। तो वही बिजनेस साइकिल की मदद से इन्होंने समझाया है। तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि रेगुलर स्विंग्स होते हैं, जैसे कि पेंडुलम इधर से उधर मूव करता है, ठीक है। कैसे ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होता है, सिंक्रोनिक होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको समुद्र की लहरों का एग्जांपल दिया। तो इसमें क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं, बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लेना। देखो बूम होता है, रिकवरी होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। देखो कभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही है तो फिर क्या होगा, बूम फेज़ आ जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा ख़रीदारी होगी तो फिर आदमी नहीं खरीदेगा उस चीज़ को, है ना। तो रिकवरी फेज़ आएगा, फिर रिसेशन आ जाएगा, मतलब बिल्कुल ही काम ठप है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, डिप्रेशन फेज़ आएगा और फिर से बूम फेज़ आ जाएगा। बूम फेज़ में क्या होता है कि कंजम्पशन विल बी डिक्रीज एज प्राइसेस आर गोइंग अप, डिमांड इज मोर और लेस स्टेगनेंट और इवन डिक्रीजेज। रिसेशन में क्या होगा, आपका डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व, द सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी तो फिर क्या है कि डिमांड ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो जाती है, नौकरियां चली जाती हैं लोगों की। रिकवरी में क्या होगा, फिर से जो है लोग बागों की धीरे धीरे इकॉनमी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसकी 4 स्टेजेस ही आज तक पूछी गई हैं, तो वो आप देख लेना। वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी में कौन कौन से सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मोस्टली जो है इंडियन इकॉनमी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, थर्ड इज़ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, और फोर्थ है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में कौन से आते हैं, जैसे कि इन्फोसिस वगैरह, विप्रो वगैरह, वो क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं और सर्विसेज देती हैं। हॉस्पिटल भी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में आ जाते हैं, जैसे छोटी लघु उद्योग वगैरह होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकॉनमी, और सबसे ज़्यादा रोजगार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही दिए हुए हैं, ठीक है। CSO क्लासिफाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर इनटू 3 सेगमेंट, मतलब जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसे 3 सेगमेंट में बांटा है। माइनिंग और क्वेरिंग, खोदते हैं ना, उसमें से क्या निकलता है, सोना और भी मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो सब CSO ने 3 पार्ट में डाला। एक है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग होता है कोई भी चीज़ बनाना। गैस एंड वाटर सप्लाई, ये आपका ONGC हो गया, है ना। अगर हम मान लो तेल वगैरह ये नहीं रिफाइन करेंगे तो फिर हम कहाँ से गाड़ियाँ चलाएंगे, तो इसलिए जो CSO ने 3 सेगमेंट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बांट दिया गया है, ठीक है। MSMED एक्ट 2006 क्लासिफाई एंटरप्राइज ब्रॉडली इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में, ठीक है। आगे जो है ना कि कितना, जैसे मान लो 5 करोड़ है तो इतना टर्नओवर है, तो ये इस माइक्रो में आएगा या स्मॉल में आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं, ठीक है।
सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी सेक्टर भी बोलते हैं। इससे भी जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी इफेक्ट होता है। तो सर्विस सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह ये हो गया, और आपका ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, ये सब आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, एक ये पढ़ सकते हैं कि नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वगैरह दिए थे, और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी दिए थे नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो कमेटी वाला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में हमेशा आता है, तो ये आप ज़रूर तैयार करेंगे। एस खान रिपोर्ट जो है 1998 में, वर्किंग ग्रुप फॉर हार्मोनाइजिंग द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंशियल, ये है। इसने भी बैंकिंग रिफॉर्म्स करे थे, लेकिन क्या करा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उस पर था। तो एस खान रिपोर्ट थी वो 1998 में। IRS इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, FRAs फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, तो इसको हम डिटेल में जो है हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप नाम सुन लीजिए। CBLO की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कोलैटराइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। सर्टिफाइड डिपॉजिट जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए होते हैं, इनका जो मैच्योरिटी है 15 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। कमर्शियल पेपर भी आपके एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो, हु कैन इशू कमर्शियल पेपर, तो हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, एथलेट डीलर्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो इसको इशू करते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शन रिप्रेजेंट्स 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स के जो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कौन से हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ठीक है, और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अपनी वैल्यू अंडरलाइंग चीज़ों से निकालते हैं। ठीक है, the derivative instrument can be traded independently of the underlying asset. The value of the derivative instrument changes according to the change in the value of the underlying. Derivative 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, एक OTC होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, जो कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, OTC कौन से होते हैं, ओवर द काउंटर होते हैं, जो कि डेरिवेटिव्स आर नॉट ट्रेडेड थ्रू द एक्सचेंजेस, वो ऐसे ही ट्रेड 2 पार्टीज के बीच में ट्रेड हो जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर OTC इंस्ट्रूमेंट कौन से, स्वैप्स हो गए, स्वैप्शंस हो गए, फॉरवर्ड्स वगैरह हो गए, ये सब। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल, मतलब 2 पार्टीज जो हैं वो आपस में डील कर लें कि हम फ्यूचर में किस रेट पे बाय या सेल करेंगे, तो वो फ्यूचर ऑप्शंस कहलाते हैं। सम ऑफ कुछ फ्यूचर्स के एग्जांपल जैसे इंडाइसेस, कमोडिटीज़, करेंसीज वगैरह, इक्विटी स्टॉक्स वगैरह, ये सब इसके एग्जांपल हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इन द स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, वो क्या कहलाती है, बेसिस कहलाती है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक है आपका, ये सारा जो है फॉरेक्स में कवर होगा। अभी हम ABM में मोटा मोटा देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है कि राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस, मतलब पहले से आपने रेट फिक्स कर लिया है, उस रेट पे आपने बाय या सेल करनी है। ठीक है, जब भी बाय होगा तो कॉल ऑप्शन कहलाएगा, जब भी सेल होगा तो वो पुट ऑप्शन कहलाएगा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये सब चीज़ें आप डिटेल में जो है फॉरेक्स वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसका रिवीजन ही देख रहे हैं। CTS क्लियरिंग सिस्टम जो है जुलाई 2008 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। अभी जितने भी चेक्स हैं आपके सारे जो है CTS 2010 ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं ऑक्शन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि पेड होती हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस से, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, एक FDI और एक FPI बोलते हैं। ठीक है, FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में होती है। FPI जो है पोर्टफोलियो में होती है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होती हैं ये सब। ECB क्या होता है, ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ फंड होता है। ECB में मिनिमम जो है 3 साल तक के लिए आप फंड ले सकते हैं। ठीक है, ECB की एवरेज मैच्योरिटी जो है 3 ईयर्स की होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ECB का फुल फॉर्म होता है पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय गिनी कोफिशिएंट, मतलब इंडिया में जैसे पॉवर्टी मेजर करनी है तो कैसे नापते हैं उसको, गिनी कोफिशिएंट से नापते हैं। ये किस स्टैंडर्ड मेजर होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ये किसने दिया था, इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी ने दिया था। ये इज़ अ नंबर बिटवीन 0 and 1,
दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारी कैलकुलेशन वगैरह वो सब दिया हुआ है, लेकिन इतना हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली यही पूछते हैं कि गिनी कोफिशिएंट किसने दिया था और क्या काम आता है ये, तो वो पॉवर्टी को नापने के लिए। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो इंडिकेटर है ये क्या करता है, सोशो इकॉनमिक कंडीशंस वगैरह को इंडिया में बताने के काम आता है। ये किसने डेवलप करा था HDI, ये इकॉनमिस्ट था, पाकिस्तानी इकॉनमिस्ट महबूब अल हक और इंडियन इकॉनमिस्ट अमर्त्य सेन। इन अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी, ठीक है। तो ये इन्होंने डेवलप करा था, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द, मतलब देखो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फ़ायदा है, एक तो इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं और मनी सप्लाई कितनी रहनी है इकॉनमी में, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितनी होनी है, कॉस्ट ऑफ मनी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, इस सब चीज़ को मॉनिटर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ये एक्सपेंशनरी भी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी भी होती है। एक्सपेंशनरी इन द सेंस कि कॉम्बैट करती है एम्प्लॉयमेंट वगैरह को, और ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, मतलब डिक्रीज़ कर देती है टोटल मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन वगैरह। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंक रेट और CRR, SLR और मार्केट स्टेबलाइजेशन वगैरह, MSS, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे क्या है, टूल्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने और उसको पूरा रेगुलेट करने के काम, मतलब कैसे आपने इकॉनमी में इन्फ्लेशन वगैरह को कॉम्बैट करना है, तो इन सब मेथड से करते हैं, ठीक है। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैंक रेट क्या होता है, डिस्काउंट रेट होता है जिससे कि बैंक सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लोन्स और एडवांसेस वगैरह को, ठीक है। CRR और SLR के बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इसका डिस्कशन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो कि हैज़ टू बी पे ऑन डिमांड, जैसे कि करंट डिपॉजिट है, ये सब क्या है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती है, FD RDs वगैरह होती है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS है, ये RBI ने इंट्रोड्यूस करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में। तो ये भी सब क्या है आपका, लिक्विडिटी को, फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये भी इसी काम आते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये पता होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्या करने के, मॉनिटर ग्लोबल और डोमेस्टिक इकॉनमी कंडीशंस के लिए, हायर बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन के लिए, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट के लिए, लिक्विडिटी कितनी रहेगी इकॉनमी में, उस सब काम में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन इकॉनमी में कितना करना है उसको बताती है, ठीक है। FRBM एक्ट के थ्रू जो है फिजिकल पॉलिसी को करा गया था। इसमें डॉक्टर EAS शर्मा कमेटी जो थी, जो जनवरी 2000 में, उसने रिकमेंड करा था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, ठीक है। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री में, वो सब चीज़ें बताती है GDP, ठीक है। GNP में क्या आएगा आपका, सॉरी GNI में, पहले GNI देखते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है पैसा, प्रॉपर्टी इनकम है, सब चीज़ें आ जाएगी। GNP में क्या आएगा, GDP प्लस टोटल कैपिटल गेन्स फ्रॉम ओवरसीज माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन ऑफिशियल्स डोमेस्टिक। मतलब मान लीजिए चाइना के वर्कर अगर इंडिया में काम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी कुछ अर्निंग करेंगे और हमारे से पैसा लेके जाएंगे, तो वो माइनस कर देंगे, तो अपना GNP आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो है इसमें सिर्फ आपको GDP का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आप एक बार कंसल्ट कर लेना। GDP कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो GDP आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये सब आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। रियल GDP और नॉर्मल GDP में क्या फ़र्क है, रियल GDP कांस्टेंट प्राइस पे और नॉर्मल GDP जो है करंट प्राइसेस पे निकालते हैं। ये कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको जो न्यूमेरिकल में जब करेंगे तब के काम आएगा। तो ये मैं आपको PDF नोट्स दे दूंगा, वहाँ से आप जस्ट इसको मगअप ही करना है आपने, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो हो फ्रेंड्स, आपका ABM का रिवीजन इस वीडियो से हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।